अभी अभी हमने प्राथमिक आंकड़ों की बारे में चर्चा की। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, वे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब इन प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की क्या विधियां हैं? किस प्रकार से इन प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है? जैसे कि मुझे आपसे आंकड़े प्राप्त करने थे, तो मैंने इन विधियों में से कौन सी विधि अपनाई? आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि 5 विधियां हैं आंकड़ों को प्राप्त करने की। तो इस तरह से आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए हमें 5 विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करना पड़ता है, और सदैव यह संभव नहीं है कि आप किसी भी विधि का प्रयोग करें। सिचुएशंस या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप केवल एक विधि का ही प्रयोग कर सकते हैं, या कभी कभी 2 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको अपने उद्देश्य के अनुसार, आपके धन जितना आपके पास उपलब्ध है उसके अनुसार, समय के अनुसार अलग अलग विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्राथमिक आंकड़े डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अब इसकी विधियां। नंबर 1, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन शब्द जो आता है वह आता है किसी की जांच पड़ताल करने में। तो जांच पड़ताल क्या होता है? अनुसंधान ही होता है, किसी भी विषय के बारे में डीप नॉलेज जानना, वह अनुसंधान कहलाता है, इन्वेस्टिगेशन। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? हमेशा याद रखने के लिए इकोनॉमिक्स में आपको शब्दों को समझना पड़ेगा। शब्द लिखा है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति से। जब आप आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करते हैं, तो वह कहलाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। यदि मुझे आपसे आपकी पॉकेट मनी के बारे में जानना है, तो मैंने आपके फादर से नहीं पूछा, आपके दोस्त से नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा। यह क्या है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है उस व्यक्ति से संपर्क करना पड़ेगा, तो मुझे आंकड़े प्राप्त होंगे। तो यह कहलाएगा हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। सभी छात्र हर एक विधि जो है ना, 5 विधियां दे रखी है, इनके गुण और दोष भी हैं। तो गुण और दोष ध्यान से बुक में से स्वयं पढ़ेंगे क्लास के बाद में, ठीक है? तो इसीलिए क्लास के बाद में आपका होमवर्क क्या है कि सारा थ्योरी आपको बुक में से पढ़ना है और इन सभी विधियों के गुण और दोष भी पढ़ने हैं। तो पहली विधि हो गई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अप्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट नहीं। यदि मुझे किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है, मुझे रमेश के बारे में जानना है, तो रमेश से नहीं पूछना, इसलिए शब्द आया है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। तो फिर किससे पूछे? यदि मुझे पता लगाना है कि रमेश सिगरेट पीता है या नहीं पीता, तो यदि मैं रमेश से पूछूंगा कि आप सिगरेट पीते हो, तो उसका आंसर क्या होगा? नहीं पीता। सर मैं तो पीता ही नहीं। लेकिन यदि उसके दोस्तों से मैं पूछूं, तो दोस्त तो सारी पोल खोल देते हैं, तो दोस्त बता सकते हैं हाँ सर पीता है या नहीं पीता, या उसके फैमिली मेंबर्स से। तो क्या हुआ? इसके अंदर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो है पहली विधि वो फेल हो गई, इसलिए मुझे दूसरी विधि अपनानी पड़ी, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसके अंदर क्या है? इस विधि में प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि उन लोगों से सूचना प्राप्त की जाती है जिस व्यक्ति से वह संबंधित है, ठीक है? उस व्यक्ति से संबंधित जो भी हैं, उसके दोस्त, पड़ोसी, परिवार वाले, उनसे सूचना प्राप्त की जाती है। तो इसके भी गुण और दोष सभी छात्र बुक में से पढ़ेंगे। तीसरा, संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। अब यह शब्द जो है संवाददाता, यह आपने सुना होगा कहीं पर, याद करने की कोशिश करें। संवाददाता, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंस। जब आप न्यूज़ देखते हैं तो उसमें जो माइक लेकर के इंटरव्यू ले रहे होते हैं या लोगों से सूचना प्राप्त कर रहे होते हैं,
सर्वे कर रहे होते हैं, वह कहलाते हैं संवाददाता। तो ये संवाददाता होते क्या है? न्यूज़ चैनल वाले हर स्थान पर पहुंच जाते हैं जल्दी से। तो उन्हें कैसे पता चलता है? क्योंकि हर एक संवाददाता को एक क्षेत्र दिया होता है कि इस क्षेत्र में होने वाली सारी घटनाओं को आपको हमें पहुंचाना है। तो संवाददाता क्या करता है कि इस विधि के अनुसार अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर सूचना एकत्रित करने हेतु स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करता है। ये संवाददाता सूचना एकत्रित करके केंद्रीय कार्यालय को भेज देते हैं। हर एक क्षेत्र में एक संवाददाता नियुक्त होता है, वहां पर जो भी घटनाएं, जो भी सूचना होती है वह प्राप्त करता है और कार्यालय में, हेड ऑफिस में भेज देता है। वहां पे वह एकत्रित की जाती है सूचना और फिर आपको दिखाई जाती है। तो संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्त करने का, इसके अंदर क्या हुआ, यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई पर्टिकुलर लोग नहीं है कि हाँ ये हो रहा है, कोई घटना घटी, एक्सीडेंट हो गया, ब्रिज गिर गया, तो वह किसी व्यक्ति से संबंधित थोड़े ना है जो वहां से जा रहा है। तो ना वह प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष है, यहां पर है संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। नंबर 4, प्रश्नावली के माध्यम से समंक संग्रह, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली, यह बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत बार पेपर में आया भी हुआ है। प्रश्नावली होती क्या है? यदि आप किसी से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीधे जाकर के सूचना प्राप्त करना शुरू कर देंगे और बाद में जब आएंगे सूचना प्राप्त करके तो आप कहोगे अरे यार ये भी पूछना भूल गया, ये भी पूछ लेता तो अच्छा होता, अरे ये पॉइंट भी रह गया। तो प्रश्नावली का अर्थ है क्वेश्चनेयर बनाना। आप क्वेश्चंस लिख लेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, नाम क्या है भाई आपका। नंबर 2 एड्रेस क्या है। नंबर 3 मोबाइल नंबर क्या है। नंबर 4 उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप क्या करते हैं। नंबर 5 आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है। नंबर 6 क्या आप मैरिड है नहीं मैरिड है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वह एक प्रश्नावली बना लेंगे, प्रश्न बना लेंगे, जिससे कि कोई भी सूचना छूटेगी नहीं। तो वह कहलाती है प्रश्नावली। अब इस प्रश्नावली के बारे में हम अगली क्लास में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैंने बेसिक मीनिंग बता दिया है कि प्रश्नावली होती क्या है। तो ये प्रश्नावली प्रश्नों का समूह होती है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रश्नावली बना ली जाती है, उसकी बहुत सारी फोटोकॉपियां करा ली जाती है और फोटोकॉपी करा के डाक द्वारा जहां जहां से सूचना प्राप्त करनी है वहां पर डाक द्वारा भेज दी जाती है। ठीक है, डाक द्वारा भेज दी जाती है। जैसे मुझे पश्चिम बिहार में पता करना है कि कितने लोग हैं जो कि पढ़े लिखे कितने हैं, या कितने लोगों के पास में कारें कितनी हैं। वहाँ पार्किंग की समस्या है, इसलिए मेरा अनुसंधान क्या हो गया कि पश्चिम बिहार में पार्किंग की समस्या, यह मेरा अनुसंधान है। अब मुझे आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो मैंने क्वेश्चनेयर बना लिया। क्वेश्चनेयर बनाने के बाद में मैंने हर एक घर पर पोस्ट कर दिया। तो यह लेटर उनके पास जाएगा। उस एनवलप में एक तो यह लेटर होगा, उस पर लिखा होगा उद्देश्य कि मैं किस उद्देश्य से ये आंकड़े एकत्रित कर रहा हूँ। दूसरा पेपर होगा जिसके ऊपर यह पूरा क्वेश्चनेयर होगा। साथ में एक खाली लिफाफा होगा और उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होगा और टिकट चिपका होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको ये लेटर वापस कैसे करेगा, बाय पोस्ट ही करेगा। वह अपनी जेब से 10 रुपये 15 रुपये क्यों खर्च करेगा। तो इसलिए आपको एक खाली लिफाफा टिकट के साथ चिपका करके अपना एड्रेस लिख करके साथ में भेजना पड़ेगा, जिससे कि वो क्वेश्चन के आंसर दे देगा और उसके बाद में उसे उसी खाली लिफाफे में डाल करके पोस्ट कर देगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली के द्वारा भी हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्नावली के माध्यम में क्या हुआ, सबसे पहले क्वेश्चनेयर बनाया और उसे पोस्ट कर दिया जाता है जिस क्षेत्र से हमें सूचना प्राप्त करनी है। इसके गुण और दोष में मैं बताना चाहूंगा। इसके गुण दोष में क्या है, यदि क्षेत्र सीमित है तो आप प्रश्नावली भेज सकते हैं। छोटा क्षेत्र है, जैसे मैंने पश्चिम बिहार बोला, छोटा क्षेत्र है, वहां पर आप भेज सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा दोष यह है कि जहां पर कम पढ़े लिखे हुए लोग या अनपढ़ लोग रहते हैं वहां पर यह प्रश्नावली का जो विधि है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि लोग प्रश्नावली पढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर तो प्रश्नावली के जहाज बनेंगे और उनके बच्चे उड़ाएंगे। तो इसलिए प्रश्नावली का जो विधि है वह हर क्षेत्र में सफल नहीं है। लेकिन इस प्रश्नावली का उपयोग एक तरीके से और किया जा सकता है, वह है गणकों के माध्यम से सूचना संग्रह। अब यह गणकों के माध्यम से सूचना संग्रह, ये गणक कौन होते हैं? गणक होते हैं कि आपको
सेम पश्चिम बिहार में पता करना है कि पार्किंग की समस्या है और लोगों के पास कितनी कारें हैं। तो आपने 4 लोगों को नियुक्त कर दिया कि भाई तुम्हारा ए ब्लॉक है, तुम्हारा बी ब्लॉक है, तुम्हारा सी ब्लॉक है, तुम्हारा डी ब्लॉक है। ए ब्लॉक के सारे घर आप करोगे, बी ब्लॉक के आप करोगे, सी ब्लॉक के आप करोगे, डी ब्लॉक के आप करोगे। आपने 4 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया। अब वे जाएंगे, हर एक घर में नॉक करेंगे और उनसे सूचना प्राप्त करेंगे। प्रश्नावली पहले से ही बनी हुई है, इसमें भी प्रश्नावली का प्रयोग होता है। लेकिन फर्क क्या है, आपने पहले में प्रश्नावली कैसे भेजी थी? बाय पोस्ट। यहां पर किसके द्वारा भेज रहे हो? गणकों के द्वारा। वे जाकर के अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस कार्य हेतु आया हूँ, मेरा उद्देश्य ये है, कृपया करके आप मुझे यह सूचना दें। और उसके बाद में जैसे जैसे सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो गणक खुद लिखेगा उसका नाम। आपके घर में कितनी कारें हैं, तो वो बताएगा 5, 2, कुछ भी। तो गणक आंसर कौन भरेगा? गणक भरेगा। तो ऐसे में क्या है कि सूचना बहुत आसानी से प्राप्त होगी। पोस्ट करने में अगर 100 घरों में हमने लेटर पोस्ट किया तो 100 के 100 आंसर दे करके भेज देंगे, चाहे वे पढ़े लिखे हों? नहीं भेजेंगे, आलस करते हैं। लेकिन गणकों में क्या होगा? 100 में से 80 लोग मान जाएंगे और आंसर देंगे। तो इस तरह से यह 5 मेथड है और इन 5 मेथड में से कोई भी एक मेथड पेपर में, एग्जाम में ज़रूर आता है। यह 5 मेथड किसके हैं? प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां। द्वितीयक आंकड़ों को नहीं, वो अगली क्लास में करेंगे। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां। तो सभी छात्र क्लास ओवर होने के बाद में सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम है कि आपको यह पूरा का पूरा जो भी टॉपिक मैंने आज करवाए हैं वे अच्छे से बुक से पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और उसका टेस्ट होना है। तो उसका टेस्ट किस प्रकार से होगा उसकी सूचना मैं आपको कल दूंगा और मंडे को आपका टेस्ट होगा। तो सभी अपना होमवर्क कंप्लीट करें, उसके बाद में आपका जो मैंने आज पढ़ाया है वो पढ़ें और उसके बाद में याद करना शुरू करें, क्योंकि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट होगा गूगल फॉर्म के थ्रू। कैसे होगा वह मैं कल बताऊंगा। तो सभी क्लास ओवर होने के बाद में यह पूरा थ्योरी पोर्शन पढ़े। जिसे कोई समस्या हो वह मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकता है। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर नंबर 2 आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा, यह हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल किया था आंकड़े या समंक क्या होते हैं। समंक या आंकड़ों के जो प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं? वे हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। साथ ही साथ प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियां, अर्थात प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें नंबर 1 था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, नंबर 2 अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, नंबर 3 संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, नंबर 4 प्रश्नावली के माध्यम से तथ्य संग्रह, नंबर 5 गणकों के माध्यम से सूचना संग्रह। और मैंने कहा था कि इन सभी विधियों के गुण और दोष भी पढ़ेंगे और बुक में से पूरा का पूरा सभी याद भी करेंगे। आज हम करने वाले हैं, कल एक शब्द आया था प्रश्नावली। तो जो यह प्रश्नावली है इसके कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं या कौन कौन से गुण होते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रश्न एक तरह से 3 हो गए। यदि प्रश्न आता है एक अच्छी प्रश्नावली के गुण बताइए, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं बताइए, या फिर एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिसमें नंबर 1 है अनुरोध पत्र। जब आप अपनी प्रश्नावली को 2 तरीकों से भेज सकते हैं, एक तो डाक द्वारा और दूसरा गणकों के द्वारा। इसके लिए आपको एक अनुरोध पत्र लगाना होगा, जिसमें आपको अपना नाम, परिचय देना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने अनुसंधान का उद्देश्य भी बताना पड़ेगा, जिससे कि जो उत्तरदाता है वह आपको, आपकी बातों को समझ सके और प्रश्नों के सही सही उत्तर दें। तो इस प्रकार से आपका पहला जो प्रश्नावली है उसमें एक अनुरोध पत्र होना
आवश्यक है। नंबर 2, प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न जो हैं वे बिल्कुल सिंपल पूछे जाने चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं पूछे जाने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होने चाहिए। 3-3 लाइन 2-2 लाइन के प्रश्न नहीं होने चाहिए, छोटे प्रश्न होने चाहिए। नंबर 3 पॉइंट यही लिखा है, सूक्ष्म आकार। जो प्रश्नों का आकार है वह छोटा होना चाहिए। 2-2 लाइन के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। साथ ही साथ जो प्रश्नावली है उसका आकार भी छोटा होना चाहिए। आप प्रश्नावली में 20-30 क्वेश्चन पूछेंगे, सामने वाला भगा देगा कि हमें और कोई काम नहीं है आपके उत्तर देने के अलावा। तो इसलिए प्रश्न कम होने चाहिए। नंबर 4, सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का अर्थ है प्रश्न एक सीक्वेंस में होने चाहिए। सबसे पहले नाम पूछा जाना चाहिए, फिर उसका एड्रेस पूछ लिया, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं। सीक्वेंस में आप सीधे नहीं पूछ सकते आपकी सैलरी कितनी है। पहला क्वेश्चन ही आपकी सैलरी कितनी है या आपके पास कार है कि नहीं है। सीक्वेंस में होना चाहिए प्रश्न, धीरे धीरे पूछना चाहिए। नंबर 5, व्यक्तिगत प्रश्नों की उपेक्षा। व्यक्तिगत प्रश्न कैसे होते हैं? पर्सनल क्वेश्चन। क्या आप इनकम टैक्स भरते हो? यह पर्सनल क्वेश्चन है। अब वो इनकम टैक्स नहीं भरता तो या भरता है, वो इस बारे में आपको क्यों बताएगा? क्या आपने कभी रिश्वत दी है? इस तरह के प्रश्नों के उत्तर वो क्यों देगा? तो यह व्यक्तिगत प्रश्नों से हमें बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। नंबर 6, अनुसंधान से संबंधित। जो आपका अनुसंधान है उसके उद्देश्यों के अनुरूप ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आपका उद्देश्य है घर की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना कि कितने लोग हैं और कितने लोग कार्य करते हैं, तो आप उससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछेंगे। फालतू के क्वेश्चंस या इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। पॉइंट नंबर 7, हाँ या ना संबंधी प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसमें हाँ या ना में उत्तर हो। ऐसा नहीं कि उसे 2 लाइनों में या 3 लाइनों में आंसर देना पड़े। हालांकि सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं हो सकता, लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसी प्रश्नावली में जिसमें अधिकतर क्वेश्चन जो हैं उसका आंसर यस और नो में हो या हाँ या ना में हो। नंबर 8, गणना कार्य। गणना कार्य ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिसमें उसे कैलकुलेशन करनी पड़े। आपने पूछा अच्छा आपका महीने का खर्च कितने का है, उसने कहा कि लगभग 12,000, तो आपका 1 साल का खर्चा कितने का हो गया, तो उसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे जो उत्तर आता है उसे गणना करनी पड़े। नंबर 9, सत्यता की जांच। कुछ क्वेश्चन बाद में घुमा फिरा करके पूछे जाने चाहिए जिससे कि जो वह बोल रहा है क्या वह सही है या नहीं, इसकी जांच हो सके। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाने चाहिए कि उसने ऊपर कुछ बोला नीचे कुछ और बोला, इसका अर्थ है वह गलत बोल रहा है, तो जिससे सत्यता की जांच हो सके। नंबर 10, प्रश्नावली आकर्षक होनी चाहिए। यदि आप प्रश्नावली भेजते हो डाक द्वारा तो जब उसे खोला जाएगा तो उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, जिससे वो अट्रैक्ट हो, आकर्षक होनी चाहिए, जिससे वो उत्तर देने में इंटरेस्ट दिखाए। नंबर 11, टिप्पणी। टिप्पणी में क्या होता है, यदि कोई प्रश्न मुश्किल है तो उसके नीचे स्टार लगा करके टिप्पणी दे सकते हैं, उसे स्पष्ट कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो आप स्टार लगा करके या ब्रैकेट में टिप्पणी लिख सकते हैं कि यह क्यों पूछा जा रहा है। नंबर 12, सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश क्या है कि यदि जो हमारे सूचक हैं उनको आवश्यक निर्देश भी दिए जाने चाहिए जिससे कि वे ठीक प्रकार से उसको भर सके। जिनको आप घर घर भेज रहे हैं तो उन्हें निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे प्रश्नावली को ठीक प्रकार से भरें, सही सही भरें, साफ सुथरी राइटिंग में भरें। मैंने 12 पॉइंट लिए हैं, बुक के अंदर आपके 16 पॉइंट है, लेकिन आप यह 12 पॉइंट भी कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। यह क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आपको डबल करने होते हैं। 4 मार्क्स में आएगा तो 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, अगर 6 मार्क्स में आएगा तो आपको 12 पॉइंट लिखने पड़ेंगे।